हिमांशु क्लियर है बेटा? क्लियर है? ज्ञानेश? Yes, ma'am. सो वी से दैट जब हम बोलते हैं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि पैरेलल लाइंस कन्वर्ज होती हैं, आप बोलेंगे यस, पैरेलल लाइंस कन्वर्ज इन पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन. हाउ डू यू प्रूव दैट मैथमेटिकली पैरेलल लाइंस हैव कन्वर्ज्ड? So you will show it by this. Then you will multiply a point at infinity to the perspective transformation. Then you will get this point where your uh, point at infinity has been transformed from 0 comma infinity to 0 comma 1 by r. And the point which we need to remember is कि जो वो पैरेलल लाइंस कन्वर्ज हुई हैं, वो कन्वर्ज होके जहां से पास होके जा रही हैं, that point is called as vanishing point, and that vanishing point is 0 0 1 by r and 1. क्लियर? ठीक है. हाँ जी, प्रतिका चले आगे. Yes, ma'am. Then to obtain perspective projection, we project the results of perspective transformation onto any of the orthographic projection planes. Say z equals to 0 plane. अभी तक हम कर रहे थे पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन, अब हम कर रहे हैं पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. तो कहा ये जा रहा है कि जो रिजल्ट आपका पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में आया है, उसके बाद आप एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को लगा दें. जब आप एक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को उसके बाद लगा देते हैं, तो इट रिजल्ट्स इनटू पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन. और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन सबसे इजीएस्ट हमारी प्रोजेक्शन है, जिसमें हमारे पास किसी भी एक कॉलम की वैल्यू को हमें जीरो करना होता था. तो हमें मैट्रिक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर इन द केस ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. तो हमने क्या किया, पॉइंट लिया एक्स वाई जेड एंड वन, उसको हमने पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई किया. पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन में z इक्वल आर पे, ठीक है, z इक्वल्स टू 0 प्लेन पे किया. उसके बाद हमने यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अप्लाई करी, तो ऑन टू z इक्वल्स टू 0 प्लेन, तो z वाले जो कॉलम है उसको सबको 0 बना दिया. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस, पहले आपने ये दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा कि ये जो इसका डायगोनल एलिमेंट था ये हो जाएगा नॉन, ये हो जाएगा 0, क्योंकि z आपके सारे जीरोस हो जाएंगे. बाकी आपका मैट्रिक्स वही रहेगा. ठीक है. अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आएगा x y 0 r z प्लस 1. तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, पॉइंट था आपका x y z 1. प्रोजेक्शन अप्लाई करने के बाद ये जो पॉइंट है ये बन गया x y 0 r z प्लस 1. तो हुआ क्या, ये जो डायमेंशनल पॉइंट था ये बन गया आपका टू डायमेंशनल पॉइंट. तो यही आपकी डेफिनेशन होती है प्रोजेक्शन की. हाँ जी विभू, विभू इज इट क्लियर बेटा? Yes, ma'am. तो यही आपकी डेफिनेशन होती है प्रोजेक्शन की, कि आप 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में आ गए. लेकिन कैसे आए, जब आपने प्रोजेक्शन अप्लाई करी तो जो प्लेन है आपका h इक्वल्स टू 1, वो चेंज हो गया आपका h इक्वल्स टू आर जेड प्लस 1 पे. गिव मी जस्ट 1 मिनट. हाँ जी, क्लास चल रही है. पुराना भी वहीं पे है एडॉक पैनल. बहुत गंदा है, प्लीज नहीं. भाई मेरे ना ड्रॉर में तो पड़ा हुआ है पुराना पैनल का प्रिंट आउट. वो तो बंद है ना, चाबी मेरे पास है.
गुंजन 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 के पास है, गुंजन ने मुझे मेल किया हुआ, उसको बोलो फटाफट से अपनी मेल स्कैन करे पुरानी, और वो दे देगी 1 मिनट में। हाँ, गुंजन। हाँ जी। सो वेयर वी, are you able to listen me? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what we uh, what we see here is that a point which is in 3 dimension has been changed to 2 dimension. तो अगर आपसे वाइवा में पूछा जाता है मैथमेटिकली बेटा प्रोजेक्शन क्या होता है, तो आप बोलेंगे फ्रॉम m dimension to we are moving to n dimension where n is less than m. तो बोलेंगे आप कौन सी प्रोजेक्शन करते हो, आप बोलोगे आई एम मूविंग फ्रॉम, वी जनरली मूव फ्रॉम 3 dimension to 2 dimension. तो आपसे पूछ सकते हैं मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाना जरा. So you just simply have to see show this कि एक पॉइंट है हमारा और 1, उसको हमने मल्टीप्लाई किया जी ये सिंपलेस्ट प्रोजेक्शन के साथ, और हमारे पास देखो रिजल्ट जो आता है वो एक्स वाई और जेड की बजाय एक्स वाई और 0 आ रहा है, तो हमने एक डायमेंशन जो है रिड्यूस कर दी है. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तान्या, Yes, ma'am. तान्या जी, तान्या ठीक है बेटा? Yes, ma'am. Now what we see here is that ये जो हमारे पास पॉइंट था ये h इक्वल्स टू 1 प्लेन पे था, और अब जो पॉइंट आया वो हमारा h इक्वल्स टू आर जेड प्लस 1 प्लेन पे है, तो इसको वापस कार्टेशियन में ही छोड़ना है आंसर. तो कार्टेशियन में छोड़ने के लिए हमें वापस इस पॉइंट को h इक्वल्स टू 1 बनाना है. So in that case, you need to divide it throughout by rz plus 1. So you will have x by rz plus 1, y by rz plus 1, and then 0 and 1. ठीक है, तो ये आपके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं. x y z comma 1 undergoes perspective projection onto z equals to 0 plane. Here, your center of projection will lie at -1 by r बोला था ना आपको, -1 by r in z direction. तो that means center of projection lies at 0, 0, -1 by r and 1. And your vanishing point lies at equal distance on opposite side of the center of projection. So your vanishing point is at 0, 0, 1 by r and 1, and it is located on z axis. ये पीपीटी में गलत लिखा हुआ है, x axis नहीं है, and it is located on z axis. क्लियर है यहाँ तक? दया क्लियर है बेटा? हाँ जी दया जी, am I audible? विवेक, Yes, विवेक. ma'am. Yes, ma'am. हम्म, अब ये यस किसने बोला है, विवेक या दया? Vivek, ma'am. चलिए. देन यू हैव हियर, अभी हमने किया था सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ऑन टू जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन. ऐसी ही सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन दो और हो सकती है एट जेड एट एक्स इक्वल्स टू 0 प्लेन एंड एट वाई इक्वल्स टू 0 प्लेन. अब हम एक एक करके करते हैं. Now this is single point perspective projection with respect to x-axis and y-axis are given below respectively. यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे give me a minute. यहाँ पे बेटा क्या है देखो, t is equals to pt into pz. देखो pt हो गया पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स,
और PZ हो गया आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स। तो अगर आपने अराउंड अलोंग एक्स एक्सिस किया है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस किया है, तो ये वाले में आपके पास P विल बी नॉन जीरो, Q एंड R विल बी zeros, followed by projection onto Z equals to zero plane, तो Z आपका बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो अब आपके पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगा वो ये मैट्रिक्स आएगा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट जो है वो हो जाएगा x बाय px प्लस वन। यू सी देयर, यहाँ था rz प्लस वन, तो r की बजाय जो नॉन जीरो क्वांटिटी है p, और वो कौन से एक्सिस पे नॉन जीरो है, x पे, तो px प्लस वन। ठीक है, so you will have your quantity as px plus x by px plus 1 and y by px plus 1 and 0 1। ठीक है, similarly जब आप along z axis along y axis करेंगे तो q will be non-zero। When q will be non-zero, so you will have your x by qy plus 1 and y by qy plus 1 and z will be turned into 0। यहाँ तक क्लियर है अश्विन? अश्विन यहाँ तक क्लियर है? So here, if you see a numerical here, a single point perspective transformation has to be performed on a unit cube from a center ZC equals to Z10 on Z axis, followed by its projection onto Z equals to 0 plane। अगर ZC आपको 10 दे रखा है, ठीक है, then R is always minus 1 by ZC. So this R quantity will be minus 1 by 10, that is it will come out to be minus 0.1। So your perspective transformation matrix जो हो जाएगा, it will be this। क्यों? क्योंकि आपके पास पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, सीधा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स लिखा है यहाँ पे, तो आपका z एक्सिस तो जीरो हो गया पूरा, ये आपकी 1 1 हो गई, ट्रांसलेशन फैक्टर्स भी 0 0 हो गए। ये है अलोंग y एक्सिस, लिखा कहाँ है अलोंग y एक्सिस? I think I missed that point कि this is perspective transformation onto y axis followed by projection onto z axis। तो ये आपकी q वाली क्वांटिटी जो है ये -0.1 हो गई। ठीक, अब ये जो आप प्रोजेक्शंस ऐसी सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन करते हैं, इसमें कोई ना कोई तो फ्लॉ होगा ना, जिसकी वजह से हम सिंगल पॉइंट से 2 पॉइंट पे जा रहे हैं और फिर 2 पॉइंट से फिर हम आगे 3 पॉइंट पे जा रहे हैं। अब वो फ्लॉ क्या है? Unfortunately, the resulting display still does not provide an adequate perception of the three-dimensional shape of the object. So we return our attention to more complex perspective transformation। जो हमारे पास डिस्प्ले आया है वो एडुकेट परसेप्शन हमें 3 डायमेंशनल शेप का नहीं दे रहा। शेप तो दिखा रहा है वो हमें ऑब्जेक्ट की, लेकिन 3 डायमेंशनल शेप करेक्ट से नहीं दिखा रहा है। सो वी मूव ऑन टू सम कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शंस। अब वो कॉम्प्लेक्स क्या है? 2 पॉइंट, that is instead of any of the 2 point instead of only 1 point as non-zero, 2 of them are non-zero। अब जब दो नॉन जीरो हैं, मान लीजिए यहाँ पे P है और Q है, पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स, ठीक है, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स। पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन को आपने ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑनटू z इक्वल्स टू 0 के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो ये मैट्रिक्स आया है आपके पास। इससे जब आपने बस यही है मैट्रिक्स, तो ये इक्वल टू करके दोबारा क्यों लिखा है ऐसे ही। एनीवेज, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने पॉइंट एक्स वाई जेड कॉमा 1 के साथ, तो व्हाट यू विल गेट इज दैट एक्स बाय जो भी क्वांटिटी थी नॉन जीरो, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस 1,
y by px plus qy plus 1. So here what you see here is that अब आपके पास एक सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन की बजाय दो सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन होंगे. The first center of projection is at -1 by p, 0, 0 and 1, and second projection center of projection will be at 0, -1 by q and 0, 1. बिकॉज आपका एक्स एक्सिस में भी नॉन जीरो था और वाई एक्सिस में भी नॉन जीरो था. एक्स एक्सिस में नॉन जीरो था P और वाई एक्सिस में नॉन जीरो था Q. And likewise, you will have two vanishing points. First vanishing point will be located at +1 by P 0, 0, 1 located on y-axis, and second vanishing point will be located at 0, 1 by Q 0 and 1 located on y-axis. तो यहाँ तक बेटा बिल्कुल क्लियर है आपका? हाँ जी प्रकृति. Yes, ma'am. प्रकृति क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. So if you have 2-point perspective projection, then you will have two vanishing points. And since you have two center of projection, so there that means कि दो ऐसे angles हैं, दो ऐसी जगहें हैं जहां से आप object को view कर सकते हो. Now, moving to an example, again consider the same cube as discussed in previous example with center of projection at x equals to 1 by x equals to -10 and y equals to -10 projected onto z equals to 0 plane. So that means अब इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे obtain हो जाएगी? p और q की वैल्यूज को, ये तो इन्होंने सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके दिखाया. p की वैल्यू हो जाएगी -1 बाय, देखो क्या दिया हुआ था, -10 दिया हुआ था, -10 दिया हुआ ना, x इक्वल्स टू -10 दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा आपके पास p इक्वल्स टू -1 बाय -10. तो आ गया p हो गया आपके पास 0.1. सिमिलरली q भी हो गया 0.1. और आपने क्यूब के पैरामीटर्स के साथ सारे वैल्यूज के साथ इसको आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया. p हो गया 0.1, q हो गया 0.1, क्योंकि ऑन टू z इक्वल्स टू 0 प्लेन है, तो ये वाला जो एक्सिस है ये पूरा हो गया आपका जीरोस. ठीक है, एंड सिंपली आपने मल्टीप्लाई कर देना है. अगेन द सेम disadvantage prevails here, that the resulting display still doesn't provide adequate perception of the three-dimensional shape. So we move on to 3-point perspective transformation. 3-point perspective में तीनों quantities आपकी नॉन जीरो हो गई. तीनों क्वांटिटीज को जब आपने अपने पॉइंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो कार्टेशियन पॉइंट जो नया आया, दैट विल कम आउट टू बी x बाय px plus qy plus rz plus 1, and this will be y by px plus qy plus rz plus 1. And likewise you will have your सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन, तीन सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हो जाएंगे. पहला सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो रहेगा आपका -1 बाय p 0, 0, 1, एंड वैनिशिंग पॉइंट हो जाएगा +1 बाय p 0, 0, 1 located on x axis. Similarly you will have on y axis and then you will also have it on z axis. तो क्या हो गया, तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पे आप यूजर की आई को रख सकते हो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और तीनों के व्यूज को मिक्स करोगे तो आपके पास 3-dimensional फेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट आएगा. दिस इज 3-dimensional point. Now, unfortunately, these perspective projections were non-informative. Why were they non-informative, Pooja? Because in each case, only one face of the cube was visible from each center of projection. कहने का मतलब है कि हमारे को यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, अगर सारे फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट को रिकंस्ट्रक्ट कराना है, देन इन दैट केस आपको तीन
अलग अलग जगह पे यूजर की आई को रखना पड़ेगा, और तीनों अलग अलग जगह से जो आपके पास व्यूज आए हैं उसको आपको 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो what we say is that because in each case only one face of the cube was visible from each center of projection. Pooja, clear है बेटा यहाँ तक? Yes, ma'am. So for an observer, in order to perceive the three-dimensional shape of an object from a single view, that is single center of projection, it is necessary that multiple faces of an object be visible. होना तो यही चाहिए ना कि हम जहां से देखें हमें उसके तीनों faces दिखाई दे जाए. ठीक है? So appropriate techniques shall be used for generating multiple views. अब वो appropriate techniques क्या है? For a fixed center of projection with the projection plane perpendicular to the viewing direction. क्यों बोल रहे हैं perpendicular? क्योंकि हम हर एक के बाद ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन यूज कर रहे हैं. हर पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमने उसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑन टू z इक्वल्स टू 0 वाले मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, जहां एंगल आपका 90 डिग्री रहता है, दैट इज परपेंडिकुलर रहता है प्रोजेक्शन प्लेन पे व्यूइंग डायरेक्शन. So for a fixed center of projection with projection plane perpendicular to the viewing direction, a single point perspective projection can provide required multiple phase views if it is preceded by translation and or rotation of the object. तो कह क्या रहे हैं कि सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी हमें मल्टीपल फेसेस दिखा सकता है एक ही फिक्स्ड सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से. कब दिखा सकता है? अगर हम उस प्रोजेक्शन से पहले ट्रांसलेशन एंड और रोटेशन कर दे ऑब्जेक्ट का. सो यू अंडरस्टैंड तृष्णा? तृष्णा समझ में आ रहा है बेटा? Yes, ma'am. तो करना क्या है? पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से प्रोजेक्शन से पहले आपने ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट एंड और रोटेट करना है. उससे क्या होगा कि आपके पास सिंगल फेस ऑब्जेक्ट का सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्म प्रोजेक्शन से ही आ जाएगा. एम आई स्टिल ऑडिबल विवेक? एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. So then a realistic view is obtained provided that center of projection is not too close to the object. So that means that your scale effect is negligible. That is आपके पास स्केल इफेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट आपका कितना पास है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन के. ठीक है? तो वो है 1/ZC. दैट इज अगर ZC हमारा इंफिनिटी पे है तो 1/इंफिनिटी टर्न्स आउट टू बी 0. अभी ये जो 1/ZC या 1/इंफिनिटी वाली बात है ये मैं अभी आपको आगे और एक्सप्लेन करती हूँ, आएगा 2-3 स्लाइड्स के बाद. देखिए, some techniques to produce perspective projections. Just applying the perspective transformation may not show adequate details. So to view multiple faces of a cuboid, a translation and one or more rotations should be used before applying the perspective projection. One translation followed by single point. Suppose we are taking an example of one translation which is followed by single point perspective projection. का मैट्रिक्स ये है जहां पे आपका जो इनर मैट्रिक्स है वो इनर मैट्रिक्स आपका डायगोनल एलिमेंट है, 1 1 1 है. ट्रांसलेशन आपका है यहाँ पे फैक्टर्स L M and N. इसको आपने ये ना 1 है, दिस इज नॉट 0, दिस इज 1. गलती से 0 लिखा हुआ है, दिस इज 1. When it is multiplied with your single point perspective transformation or projection onto z equals to 0. I hope this matrix is clear to everybody.
आपका ट्रांसलेशन फैक्टर्स यहाँ पे 0 है, बाकी आपका ये जो इनर मैट्रिक्स है ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। पी क्यू आर में से आर आपका नॉन जीरो है विच कम्स आउट टू बी -1/ZC, एंड आपका z एक्सिस पे सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 है। जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो देखिए, ट्रांसलेशन फैक्टर्स अभी भी है, L है, M है, N आपका 0 हो जाता है क्योंकि आपका ये वाला पूरा रो जो था वो 0 था। तो ट्रांसलेशन फैक्टर अलोंग z एक्सिस है ही नहीं क्योंकि आपने 3 डायमेंशन से 2 डायमेंशन में जंप कर दिया है। और आपके पास ये जो प्लेन की इक्वेशन है, जिस प्लेन की इक्वेशन में क्या हो जाएगी वैल्यू 1 - n/ZC। नोट दैट अब ये जो है इसको हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर, इसको हम बोलते हैं स्केलिंग फैक्टर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, ये हो जाएगा टोटल इंटायर क्वांटिटी 1 में से आप एक क्वांटिटी माइनस कर रहे हो विच इज n/ZC। ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पर, दिस इज 1 में से कोई क्वांटिटी माइनस कर रहे हो, वो क्वांटिटी है n/ZC। n was the original translation factor along z axis और ZC आपका था जहाँ पे आप प्रोजेक्शन ले रहे थे onto z equals to 0 प्लेन। तो ये जो है 1 - n/ZC, this is called as your scale factor. So I'm reading it. Note that the scaling factor of 1 - n/ZC appearing in the above result, it is close to reality as the objects get smaller away from the observer, get smaller as they get away from the observer. And when your ZC tends to be infinity, then the scale effect actually disappears. ठीक है, जब आपके पास ZC जो है वो इंफिनिटी हो जाएगा तो n/ZC हो जाएगा n/infinity, n/infinity will give you 0, तो 1 - 0 will be 0. Again look at here, ये जो स्केल इफेक्ट है यहाँ पे ये है 1 - n/ZC। जब आप बैक प्लेन पे हैं तो आपकी इक्वेशन है W इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू 0 बोलो या H इक्वल्स टू 0 बोलो। जब आप फ्रंट प्लेन पे हैं तो आपकी इक्वेशन है W इक्वल्स टू 1। ये जो प्लेन है करंटली, ये प्लेन है 1 - n/ZC, तो दैट मीन्स 1 से कुछ कम, कुछ कम का मतलब है फ्रंट प्लेन और बैक प्लेन के कहीं बीच में। तो प्लेन की जो साइज है दैट हैज बीन रिड्यूस्ड, so size will decrease as the object is pulled further. This shows that foreshortening takes place in the case of perspective transformation, and that foreshortening is with respect to the distance from the center of projection. Now अगर इसी की बात करते हैं कि सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन हमारा इंफिनिटी पे है, अगर हमारा सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इंफिनिटी पे है तो प्लेन क्या हो जाएगा 1 - n/ZC, दैट इज 1 - n/infinity। तो n/infinity इज 0, तो 1 - 0 इज 1, सो दैट मीन्स स्केल चेंज तो हुआ ही नहीं, तो दैट मीन्स फोरशॉर्टनिंग नहीं हुई। फोरशॉर्टनिंग कब नहीं हुई? जब सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन इंफिनिटी पे है। तो दैट मीन्स सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जब इंफिनिटी पे है तो हमारी पैरेलल प्रोजेक्शन है जहां foreshortening नहीं हो रही। So thus as COP approaches infinity, scale effect disappears and there is no foreshortening in case of perspective projection. मैम हाँ जी, अब यहाँ अभिनव को तक हाँ जी, मैम अभिनव को एंट्री चाहिए मैम, वो कब से वेट कर। तो लेट आए होंगे ना। यस मैम, मैम नेटवर्क इशू था उसका। हाँ जी देखो, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन। हम बात करते हैं कि पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन में हमारे पास फोरशॉर्टनिंग होता है, लेकिन
पैरेलल प्रोजेक्शन में हमारे पास फोरशॉर्टनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हमने मैथमेटिकली प्रूव कैसे करना है? मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा स्केल फैक्टर है, जो लास्ट हमारी टर्म आई है, वो टर्म आई है 1 - n/zc। जब ये कोई फाइनाइट वैल्यू है zc, जो कि हमारा पर्सपेक्टिव के केस में होता है, तो हमारा कोई वन में से कुछ वैल्यू जो है हमारी डिक्रीज हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो वो हमारा फर्दर जा रहा है। तो वन से कुछ वैल्यू घट रही है, जितना वो पीछे पीछे चला जाता है उतना ऑब्जेक्ट का साइज हमें छोटा दिखाई देता रहता है। लेकिन अगर ये हमारी थी पैरेलल प्रोजेक्शन, तो पैरेलल प्रोजेक्शन में हमें मालूम है सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन जो है वो इंफिनिटी पे रहता है। इंफिनिटी पे रहने पे ZC जो है वो हमारी इंफिनिटी हो जाती है। जब हमारा ZC इंफिनिटी पे है तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय इंफिनिटी विल गिव यू जीरो। तो वन में से जब आप जीरो माइनस करते हैं तो वन ही रह जाता है। तो दैट मीन्स वो कोई स्केल चेंज है ही नहीं, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हुआ ही नहीं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी मैथमेटिकली। यहाँ तक क्लियर है? भूमि क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ये एग्जाम में भी आ जाता है क्वेश्चन, कि शो दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट दैट there is no scale change in the case of parallel projection. So you need to explain it with this matrix where you get it as 1 minus n by zc, and you will say that zc wali quantity is infinity, so n by infinity is 0, so 1 minus 0 will be 1, so there is no scale change, so there is no foreshortening in parallel projection. ठीक है? So shall we move further? Himanshu, shall we move further? हाँ जी हिमांशु, shall we move further? Am I audible? Yes, ma'am. Now, if the origin, now we are moving to some examples, miracles. If the original object is translated by 5 units in x, y, and z direction, and single point perspective projection onto z equals to 0 plane, from the center of projection at zc equals to 20, then the concatenated transformation matrix will be this. अब ये देखो कैसे आया। ट्रांसलेशन फैक्टर्स है 5 यूनिट्स इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, तो एल वैल्यू 5, एम वैल्यू 5, एन वैल्यू फिर से 5, लेकिन क्योंकि ये ऑन टू जेड इक्वल्स टू 0 प्लेन है तो ये पूरा कॉलम जीरोज हो गया, तो ये हो जाएगा लास्ट वाली वैल्यू 5, 5 एंड 0। बाकी ये आपका 1 1 1 रहना चाहिए था डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि z इक्वल्स टू 0 है तो ये z एक्सिस में जो डायगोनल एलिमेंट 1 था ये भी हो गया 0। अब आपका लिखा है दैट ZC इज इक्वल्स टू 20, तो ZC 20 है तो ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस माइनस सॉरी माइनस 1 बाय 20, तो माइनस 1 बाय 20 विल कम आउट टू बी 0 माइनस 0.05। ये क्वांटिटी 0.75 कैसे आया है? दिस इज 1 माइनस n बाय ZC, तो 1 माइनस n क्या हो जाएगा 5 बाय ZC, तो 5 बाय 20, तो 1 माइनस 5 बाय 20 विल कम आउट टू बी 0.75। तो यहाँ पे ओवरऑल स्केलिंग दैट इज स्केल फैक्टर कितना है 0.75। You notice that the overall scaling indicated by the value 0.75 in the lower right hand side of the transformation matrix। और जो भी आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको आप h को मल्टीप्लाई t से करें तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स।
अब इस काइंड ऑफ मैट्रिक्स में देखो यहाँ पे 0.725 है, यहाँ पे 0.775 है। आपको हमेशा रिजल्ट छोड़ना है होमोजीनियस मैट्रिक्स में। तो होमोजीनियस मैट्रिक्स में आप हर क्वांटिटी को यहाँ पे पूरे इसको डिवाइड कर दे 0.725 से, इस रो को डिवाइड कर दे 0.775 से, तो यू विल गेट दिस मैट्रिक्स जहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है आपकी 1 1 1 1 1 है, होमोजीनियस। All z's are zero, so from 3 dimension you have moved to 2 dimension. यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। संतोष, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. तो ये मैट्रिक्स समझ में आ गया ना, 0.75 कैसे आया और -0.05 कैसे आया? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो संतोष कर लेंगे। Yes, ma'am. एंड दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 7 मार्क्स, और उसमें मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस क्या है? अगर आपने मैट्रिक्स यहाँ तक छोड़ दिया है, यहाँ तक छोड़ा है, तो आपका 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको हमेशा जो है वैल्यूज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ही छोड़नी है। ठीक है, देन मूविंग फर्दर, अभी ये किया था हमने, देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, ट्रांसलेशन कर दिया था पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से पहले। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलेशन के साथ साथ हम एक रोटेशन भी करें। अभी यहाँ पे अब ट्रांसलेशन नहीं कर रहे, अब हम यहाँ पे सिर्फ रोटेशन करने लगे हैं। रोटेशन and then followed by single point perspective transformation. Give me a minute, I'll just put on the charging. हाँ जी, अब बात करते हैं हम एक रोटेशन फॉलोड बाय सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो अब यहाँ पे आपने क्या किया, कंसिडर अ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस। अब रोटेशन अबाउट वाई एक्सिस का ये मैट्रिक्स आपको पता है, ठीक है, बाय एन एंगल फाई, तो cos फाई माइनस साइन फाई, एंड z एक्सिस में साइन फाई एंड cos फाई, और x y में आपका वही रहेगा जो आपकी वैल्यूज है। गिव मी अ मिनट। हाय शिवा, हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग, हाँ जी बोलो। नहीं नहीं, मैं यहीं कहीं घर से ही लूंगी क्लास, ये भी नहीं आ रही ना, मतलब मेरी क्लास चल रही है। ठीक है, ठीक, ओ, हाँ जी। नाउ हियर then this is followed by single point perspective, then this is followed by single point perspective projection onto z equals to 0 plane from center of projection at z equals to zc. तो अब ये तो मैट्रिक्स अब आपको क्लियर होगा, z एक्सिस सारा जीरोस, और z पे पी क्यू आर में सिर्फ r वैल्यू -1/zc। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आता है वो ये मैट्रिक्स आता है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि P is coming out to be sin phi by ZC, Q is 0, and your R is minus cos phi by ZC, and Z is equals to 1, and PQR S is equals to 1. So what you find is that आपने किया तो सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, लेकिन रिजल्टेंट में आपके पास दो वैल्यूज नॉन जीरो आ गई, तो आपके पास रिजल्ट हो गया 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। तो दैट मीन्स कि अगर आप पहले एक रोटेशन अप्लाई कर देते हैं
पर्सपेक्टिव सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन से पहले, प्रोजेक्शन से पहले, देन इन दैट केस आपके पास सिंगल पॉइंट की बजाय 2 पॉइंट्स, 2 फेसेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएंगे। क्योंकि हमने यहाँ पे ट्रांसलेशन फैक्टर्स नहीं लिया तो स्केल चेंज नहीं था, देयर वाज नो स्केल एज देयर वाज नो ट्रांसलेशन, नो स्केल चेंज एज देयर वाज नो ट्रांसलेशन। यहाँ तक क्लियर है प्रकृति? प्रकृति क्लियर है? यस, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. तो इसमें क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि अगर हमने रोटेशन अप्लाई कर दिया सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से पहले, तो हमारे पास सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन से ही 2 फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाते हैं हमें। क्लियर? देन one rotation and single point perspective में, does a single rotation about a principal axis perpendicular to one on which the center of projection lies is equivalent to 2 point perspective transformation. However, rotation about the same axis on which the center of projection lies does not have this effect. तो कौन सी रोटेशन करनी है? अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वन ऑन विच द सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन लाइज। ठीक है, तो जिस पे सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन लाई करता है उस पे अगर हम रोटेशन कर देते हैं देन इट इज इक्विवेलेंट टू 2 point पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन। देन तो ये आपका इस तरह से रोटेशन आपको दिखाई देती है। देन अगर हम एक रोटेशन की बजाय 2 रोटेशंस करते हैं, इफ वी डू 2 रोटेशंस एंड सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, तो क्या होता है? 2 रोटेशन मतलब पहली रोटेशन लॉन्ग वाई एक्सिस विद एन एंगल फाई एंड दूसरी रोटेशन अबाउट एक्स एक्सिस विद एन एंगल थीटा, and then projection, single point perspective projection onto plane z equals to 0 with center of projection at zc equals to zc। तो ये दो, एक रोटेशन का मैट्रिक्स, ये दूसरा रोटेशन का मैट्रिक्स, ये आपका पर्सपेक्टिव सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन का मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास तीनों क्वांटिटीज जो है ये नॉन जीरो आती है। तो क्या हो जाता है कि 2 रोटेशंस followed by single point perspective projection results into 3 point projection। यहाँ तक क्लियर है? भूमि क्लियर है बेटा? हाँ Yes, जी ma'am. भूमि। चिराग क्लियर है? shall we move further? चिराग? चिराग is not there? नो मैम, अभी डिस्कनेक्ट हो गया शायद। अच्छा, अब हम बात क्या कर रहे हैं? ये तो बात हो गई हमारी एक रोटेशन या 2 रोटेशन की। इससे पहले हमने बात की थी ट्रांसलेशन की। अगर हम ट्रांसलेशन भी इसमें डाल देते हैं, if a translation occurs after the rotation, then the last row of the resulting transformation matrix जो है वो क्या हो जाएगी? 0001 की बजाय हो जाएगी LM0 and 1 minus n by zc। स्केल चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन वहां पे आपका स्केल चेंज आ रहा है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर 3 point perspective transformation with 2 rotations। कहने का मतलब है कि आपके पास सिंगल पॉइंट पर्सपेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है, अगर उससे पहले आपने ट्रांसलेशन कर दिया है तो स्केल चेंज आएगा। अगर उसके साथ आपने एक बार रोटेशन किया है तो वो 2 पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी, और अगर आपने 2 बार रोटेशन कर दिया तो वो 3 पॉइंट ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो आपको यूजर को नहीं कहना कि 3 अलग-अलग जगह से देखो, आपने ऑब्जेक्ट को 2 बार रोटेट कर देना है और फिर यूजर को कहना है अब व्यू करो इस सेंटर ऑफ प्रोजेक्शन से, तो वहां मल्टीपल फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो विजिबल हो जाएगा। Now we are moving to the next topic, that is vanishing point. Parallel lines
on the object converge at a single point in the projection. This point is called as the vanishing point, जैसे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. When a perspective view of the object, ये vanishing point है, which lies at your level of your eye, horizontal axis पे lie करता है ना आपके eye के level पर. When a perspective view of the object is created, a horizontal reference line normally at the eye level is used. This is called as your principal vanishing point. So principal vanishing points are the points on the horizontal line at which the lines originally parallel to the untransformed principal axis converge. और अब एक और पॉइंट है, आगे बताती हूँ मैं आपको, ट्रेस पॉइंट्स. ट्रेस पॉइंट क्या होता है? जो आपकी आई के लेवल पर नहीं लाई करता, आपके हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ऊपर या नीचे लाई करता है. In general, different sets of parallel lines have different vanishing points. जैसे इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है that there are three vanishing points, VP1, VP2 and VP3. For the planes of an object which are tilted relatively to the untransformed principal axis, मतलब जो आपके ऑब्जेक्ट है वो आपका करंट जो एक्स वाई जेड एक्सिस है उसमें टिल्टेड पड़ा है, ठीक है, वो पैरेलल नहीं है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. Then in that case, vanishing point will fall above or below the horizontal reference line. This is called as your trace point. जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे आपके पास ये वैनिशिंग पॉइंट है जो आपके आई के लेवल पे है, हॉरिजॉन पे है, जो आपके ऊपर या नीचे बन रहे हैं. जैसे ये वाली जो पैरेलल लाइंस है, these are not tilt parallel to your original x-axis. So these lie above or below your horizon. These are called as your trace points. Rest of them are called your vanishing points. Principal vanishing points इसलिए क्योंकि आपके ये आई के लेवल पे आ रहे हैं और आपके पास तीन एक्सेस हैं, हद से हद तीन ही प्रिंसिपल वैनिशिंग पॉइंट्स हो सकते हैं. वन अलोंग एक्स एक्सिस, अनदर अलोंग वाई एक्सिस एंड द थर्ड अलोंग जेड एक्सिस. Now, how do you calculate the vanishing points and the trace points? ठीक. Perspective transformation में vanishing points. There are two methods of finding the vanishing points. First is finding the intersection between any two parallel lines after transformation and projection. क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन होगा वही आपका वैनिशिंग पॉइंट होगा. सेकंड होता है फाइंड द कंकैटिनेटेड पर्सपेक्टिव मैट्रिक्स एंड यूज दिस ट्रांसफॉर्म पॉइंट एट इंफिनिटी. अब इसकी जो डेरिवेशन है इस मैट्रिक्स की, दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, इट इज नॉट इवन मेंशन्ड इन योर बुक. So you will need to just remember this matrix for finding principal vanishing point by transformation. आप VP वाले मैट्रिक्स को अपने T के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. VP जो है ये मैट्रिक्स है आपका, जो यहाँ पे आपका 3x3 सब मैट्रिक्स जो है वो आपका डायगोनल एलिमेंट आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, फॉलोड बाय 0 0 0 इन केस ऑफ P Q and R. और आपका ट्रांसलेशन फैक्टर्स और जो S equals to 1 वाला स्केल चेंज वाला है वो है ही नहीं इस मैट्रिक्स में. When this matrix is multiplied with this, you will get one one column matrix which will be VPX and VPY and VPZ. तो एग्जाम में आपको ये PQR दे रखा होगा, आपको सिर्फ इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके वैनिशिंग पॉइंट्स निकाल के दिखाने हैं. तो अगर आपके पास ट्रांसलेशन फैक्टर ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये है, उसको आपने इसके साथ VP के साथ मल्टीप्लाई किया, तो जो रिजल्ट्स आए आपके पास, दीज आर द वैनिशिंग पॉइंट्स. वैनिशिंग पॉइंट अलोंग x axis will be minus 6.1 and 2.5 and 0. Vanishing point along y axis is this, and vanishing point along z axis will lie at this point. उसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है. नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रेस पॉइंट्स. ट्रेस पॉइंट्स के लिए क्या करना है? दीज पॉइंट्स रिजल्ट फ्रॉम द सेट ऑफ पैरेलल लाइंस
on the inclined planes. So we use the concatenated perspective matrix to transform the points at infinity in the direction of inclined edges. तो यहाँ पे आप इस VP के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, so you get these trace points. तो again इसकी derivation आपके syllabus में नहीं है, so you will have to remember this matrix. ठीक है? Now you have here 3D transformation and projection. यहाँ पे क्या कर रहे हैं? I think it's almost done now. Successive transformations can be combined or concatenated into a. Am I audible? भूमि सुनाई दे रहा है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म, हम्म. देखो, successive transformation can be combined or concatenated into a single 4x4 transformation that can yield the same result. The order of multiplication is important as matrix multiplication is not commutative. ठीक है? तो मतलब T1 into T2 is not same as T2 into T1. Mathematically it can be expressed as this. तो आप क्या कर रहे हो, सारे इन T1 T2 T3 T4 को मल्टीप्लाई करके T जनरेट करते हो और उस T को फिर आप डायरेक्टली X के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो. जैसे look at this example. Consider the effect of translation in x, y, z direction by -1, -1 and -1 respectively. ठीक है? Followed by successively by a plus 30-degree rotation about x-axis and minus 45-degree rotation about y-axis on homogeneous coordinate position vectors 3, 2, 1, 1, 1. तो करना क्या है, यहाँ क्या कह रहे हैं, आप क्या करें, सिंपल, पहले ट्रांसलेशन वाला मैट्रिक्स ले, फिर रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस ले, देन रोटेशन अलोंग वाई एक्सिस ले. वो कह रहे हैं कि इन सबको ना आप मल्टीप्लाई कर करके ये रिजल्ट निकालो एंड देन आप उसमें सारी वैल्यूज डाल दो. बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज दैट आप ये ओरिजिनल मैट्रिसेस में ना वैल्यू डाल दीजिए. यू नो cos 45 क्या है ना, cos 30 डिग्री क्या है एंड cos 45 डिग्रीज क्या है. तो आप सिंपली वो वैल्यूज डालिए, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इट विल गिव यू एन इजियर वे. सो डोंट यूज दिस ये डेरिवेशन वाला ये सारा मल्टीप्लिकेशन का, सिंपली आप इसमें वैल्यूज डालिए और उसको आप अपने जो ये पॉइंट दे रखा है 3, 2, 1, 1, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. उसको छोड़ना हमने होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में है लास्ट में. यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर दिस. ठीक है? देन दिस इज नेक्स्ट हियर 3D rotation about an axis parallel to coordinate axis. तो ये तो रोटेशन के मैट्रिक्सेस हैं अबाउट एक्स एक्सिस, देन अबाउट जेड एक्सिस एंड अबाउट वाई एक्सिस. ठीक है? देन you have here 3D rotation about an arbitrary axis parallel to coordinates. तो इसमें क्या करना है, सबसे ये हम चैप्टर 2 और फोले में कर चुके हैं. इसमें क्या करना है, पहले आपको इसको ट्रांसलेट करना है, फिर रोटेट करना है एंड देन फिर से ट्रांसलेट बैक करना है टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट. जैसे यहाँ पे सेंट्रॉइड ऑफ द ब्लॉक दे रखा है 3/2 3/2 3/2 एंड 1. तो आपने क्या किया, सबसे पहले अगर इसको रोटेट करना था अबाउट द सेंट्रॉइड, तो आपने क्या किया, पहले इसको सेंट्रॉइड पे ट्रांसलेट किया -3/2 -3/2 पे. उसके बाद आपने इसको रोटेट किया एंड देन दोबारा ट्रांसलेट किया +3/2 और +3/2 पे. ठीक है? तो उसके बाद दिस इज मल्टीप्लिकेटिव मल्टीपल रिलेटिव रोटेशंस. बस दैट्स इट. ठीक है? अभी आई विल, एम आई स्टिल ऑडिबल? हाँ जी, Yes, हाँ जी. ma'am. Yes, ma'am. So abhi right away I will share this presentation with you and you just go through these presentations and we'll start our class around 11:30 11:45. Okay, on the Okay. same link, on the same link I'll just share the projection wali presentation and transformation wali presentations with you and you just go through these projections, these presentations and
बाय दैट टाइम आप अपना जो कोई एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, लेट अस जीरो डाउन टू अ ट्रायंगल, सब लोग ट्रायंगल पे ही करें। उस ट्रायंगल पे 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करो। एक ट्रायंगल लो, उसको डिस्प्ले कराओ, ठीक है। लाइन लाइन का जो इनबिल्ट फंक्शन होता है, उस लाइन के इनबिल्ट फंक्शन से 3 लाइंस ड्रॉ करके उसको ट्रायंगल को आप डिस्प्ले कराओ। उसके बाद उसमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारी चीजें हैं। आपके पास ट्रांसलेशन भी है, स्केलिंग भी है, शेयरिंग भी है, रिफ्लेक्शन भी है, सब, ठीक है। And we'll start the class by 11:45, 11:30 to 11:45. I'll message you. ठीक है, आप लोग ये प्रैक्टिकल स्टार्ट करो। यू आर हियर विद मी टिल 3 o'clock टुडे, ठीक है। अब हम 11:45 पे मिलते हैं। इज दैट ओके? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? चाहे मैं ये अभी आपके साथ प्रेजेंटेशन शेयर करूँ ना करूँ, आप अपना प्रैक्टिकल शुरू करो एंड आई विल आस्क एनी वन ऑफ यू टू शेयर योर प्रैक्टिकल। इज दैट ओके? ठीक है Okay, पूजा जी, ठीक है, ओके। क्या डाउट है विवेक? कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो लैब भी लेंगे क्या मैम? लैब? हाँ भाई, आज 3 बजे तक सीजी है। अरे ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि इन्होंने पूरा लैब लिया। बोला ना मैंने, बीच में बुला के चेक कर लेंगे। चेक भी करेंगे? प्रोग्राम करो, मैं बीच में बुला के किसी से भी प्रैक्टिकल देख सकती हो। अरे यार, चलो देखते हैं। अभी तो ब्रेक है ना? जाने तुमने कर रखा है? बोल। हाँ, तुमने कर रखा है? नहीं क्या यार, कह मैंने रहा तो है? नहीं किया। अच्छा, कर रखे हैं। कौन से? यही मैंने दिए। जो अभी ये दिए वो कहाँ से कर लेंगे? क्या बात कर रहा है? अब मैं गायब हो जाऊंगा ना, मैं आओगे नहीं।